सुन त्जू कोई नॉर्मल जनरल नहीं था जो सिर्फ आर्मी को आगे भेजकर जीत का इंतजार करता हो। वो कोई ऐसा वॉरियर भी नहीं था जो सिर्फ ब्रूट फोर्स पर बिलीव करता हो। सुन त्जू असल में एक डेंजरस थिंकर था, एक ऐसा इंसान जो समझ चुका था कि जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, जंग दिमाग के अंदर होती है। और जो दिमाग जीत लेता है उसके लिए तलवार उठाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाता है। आज जब हम पावर, पॉलिटिक्स, बिजनेस या रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमें लगता है ये सब मॉडर्न दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदली। भूख, डर, लालच, ईगो और कंट्रोल, ये सब हजारों साल पहले भी थे और आज भी हैं। सुन त्जू ने इसी फितरत को समझा था। इसलिए दी आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ जंग की किताब नहीं है, ये पावर की किताब है, ये मैनिपुलेशन की किताब है, ये कंट्रोल की किताब है। सुन त्जू का दौर एंशिएंट चाइना का था, जब चाइना एक देश नहीं बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटी छोटी स्टेट्स, हर एक अपनी आर्मी, अपनी एम्बिशन और अपनी ईगो के साथ। हर स्टेट दूसरी स्टेट को खत्म करना चाहती थी। ये वो टाइम था जहां एक गलत डिसीजन पूरी नस्ल को मिटा सकता था। जंग सिर्फ सोल्जर्स नहीं मारती थी, जंग शहरों को भूखा बना देती थी और राजाओं को बेगर बना देती थी। इसी दुनिया में सुन त्जू ने एक बात बहुत क्लियरली देखी, ज्यादा जंग लड़ना कमजोरी की निशानी है। जो रूलर हर बात पर तलवार उठाता है वो असल में अपनी स्ट्रेटेजिक फेलियर को छुपा रहा होता है। सुन त्जू के लिए सबसे पावरफुल जीत वो थी जिसमें एक भी तीर ना चले, एक भी खून की बूंद ना गिरे और फिर भी दुश्मन घुटने टेक दे। सुन त्जू ने यह समझा कि इंसान सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इंसान साइकोलॉजिकल होता है। अगर आप किसी के दिमाग में डर, कंफ्यूजन और डाउट डाल दो तो उसका शरीर अपने आप हार मान लेता है। इसलिए सुन त्जू के लिए डिसेप्शन कोई गंदी चीज नहीं थी, डिसेप्शन एक टूल था, एक जरूरी टूल। वो कहता था कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, अगर तुम रेडी हो तो अनप्रिपेयर्ड दिखो, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। यहां पर सुन त्जू एक बहुत अनकंफर्टेबल बात करता है, मोरालिटी की बात। वो क्लियरली मानता था कि जंग में मोरालिटी लग्जरी है। अगर तुम सिर्फ इसलिए सच बोल रहे हो क्योंकि तुम अच्छे बनना चाहते हो तो तुम अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हो। सुन त्जू के लिए लीडर का फर्ज अच्छा दिखना नहीं था, लीडर का फर्ज जीतना था, और जीत के बाद ही मोरालिटी की बात हो सकती है। सुन त्जू ने पावर को नॉइस से अलग रखा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा धमकी देते हैं, ज्यादा फ्लेक्स करते हैं, वो ऑलरेडी इनसिक्योर होते हैं। असली पावर चुप रहती है, असली पावर वेट करती है, असली पावर सिर्फ तब मूव करती है जब दुश्मन थक चुका हो। इसलिए सुन त्जू ने कहा था कि जंग का सबसे बेस्ट मोमेंट वो होता है जब दुश्मन को लगता है कि जंग है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की दुनिया सुन त्जू से भरी हुई है। कॉर्पोरेट्स जंग नहीं लड़ते, वो एक्विजिशंस करते हैं। कंट्रीज बॉम्ब से ज्यादा सैंक्शंस यूज करती हैं। सोशल मीडिया पर लोग लड़ते नहीं, नैरेटिव्स बनाते हैं। ये सब सुन त्जू के रूल्स पर चल रहा है। फर्क सिर्फ टूल्स का है, लॉजिक वही पुराना है। सुन त्जू का एक और डार्क ट्रूथ ये था कि इमोशंस जंग हरवा देते हैं। गुस्सा, बदला, ईगो, ये सब दुश्मन के लिए गिफ्ट होते हैं। जब आप इमोशनल होते हो तब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कंट्रोल लूज करना। इसलिए सुन त्जू के लिए सबसे डेंजरस लीडर वो होता था जो अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रैटेजी बनने देता है। इस पॉइंट पर सुन त्जू और मॉडर्न दुनिया एक जगह मिलते हैं। आज जो लीडर सबसे ज्यादा काम दिखता है, जो कम बोलता है, जो लेट रिएक्ट करता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। वो क्राउड के साथ नहीं चलता, वो क्राउड को डायरेक्शन देता है। सुन त्जू ने यह भी समझा था कि हर जंग लड़ने लायक नहीं होती, कभी कभी रिट्रीट भी एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन रिट्रीट का मतलब हारना नहीं होता, रिट्रीट का मतलब होता है वक्त खरीदना। और वक्त पावर का सबसे डेंजरस वेपन होता है। जो वक्त को कंट्रोल कर लेता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। यहीं से सुन त्जू की फिलॉसफी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो आपको हीरो बनना नहीं सिखाता, वो आपको विनर बनना सिखाता है। और हीरो और विनर अक्सर एक ही इंसान नहीं होते। हिस्ट्री हीरोज को याद रखती है, लेकिन दुनिया विनर्स के रूल्स पर चलती है। और यही वजह है कि सुन त्जू को सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, बोर्ड रूम्स में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, पॉलिटिक्स में और इवन पर्सनल लाइफ में क्वाइटली फॉलो किया जाता है। लोग उसका नाम नहीं लेते, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स रोज यूज करते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी हम सिर्फ सरफेस को टच कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि सुन त्जू ने कैसे फियर को वेपन बनाया, कैसे एनिमी को खुद से ही हारने पर मजबूर किया और कैसे साइलेंस को सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बनाया। सुन त्जू का सबसे डेंजरस आइडिया यह था कि असली जंग एनिमी के साथ नहीं, एनिमी के दिमाग के साथ होती है। जो जनरल सिर्फ सोल्जर्स को देखकर स्ट्रैटेजी बनाता है वो आधी जंग हार चुका होता है, क्योंकि सोल्जर्स लड़ते हैं लेकिन डिसीजंस दिमाग लेता है। इसलिए सुन त्जू के लिए सबसे पहला सवाल ये नहीं होता था कि दुश्मन के पास कितनी आर्मी है, बल्कि ये होता था कि दुश्मन किस चीज से डरता है। सुन त्जू मानता था कि डर एक नेचुरल वीकनेस है, हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने डर को छुपा लेता है और कौन उस डर के कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप दुश्मन के डर को पहचान लो तो आप बिना लड़े ही उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए सुन त्जू के लिए इंटेलिजेंस सबसे बड़ी ताकत थी। इंफॉर्मेशन, स्पाइज, रूमर्स, ये सब वेपन्स थे, बस खून नहीं गिरता था। सुन त्जू ने यह भी देखा कि लोग अक्सर स्ट्रेंथ से ज्यादा वीकनेस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हो तो दुश्मन प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी दिखाते हो तो दुश्मन केयरलेस हो जाता है, वो अपनी गार्ड नीचे कर देता है, और वही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है। इसलिए सुन त्जू कहता था कि कभी भी अपनी असली पोजीशन रिवील मत करो। जो दिखता है वो प्लान का हिस्सा होना चाहिए। यहां पर सुन त्जू और मॉडर्न पर्सनैलिटी एक जगह मिलते हैं। आज के जमाने में भी सबसे बड़ा कंट्रोल फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। मीडिया फियर क्रिएट करती है, मार्केट्स पैनिक पर गिरते हैं, पॉलिटिक्स इनसिक्योरिटी पर चलती है। जो फियर कंट्रोल करता है वो मासेस को कंट्रोल करता है। सुन त्जू ये बात हजारों साल पहले समझ चुका था। सुन त्जू का एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये था कि दुश्मन को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। जो लीडर दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करता है वो अपने ईगो का स्लेव बन जाता है। ईगो क्लैरिटी को मार देता है। सुन त्जू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन एरोगेंस था, क्योंकि एरोगेंस इंसान को ब्लाइंड बना देता है और ब्लाइंड लीडर अपनी आर्मी को अंधेरे में ले जाता है। इसलिए सुन त्जू कहता था कि अपने दुश्मन को समझने के लिए उसके शूज पहनो, उसकी मजबूरी समझो, उसकी एम्बिशन समझो, उसकी वीकनेस समझो। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप सिर्फ गेस कर रहे हो, और जंग गेस वर्क पर नहीं जीती जाती। सुन त्जू ने एक और बात क्लियर की, जीतना सिर्फ लड़ना नहीं होता, जीतना होता है सिचुएशन को ऐसा बना देना कि दुश्मन के पास लड़ने का ऑप्शन ही ना बचे। कभी सप्लाई चेन तोड़कर, कभी अलायंसेस तोड़कर, कभी मोराल तोड़कर। ये सब बिना एक भी तलवार उठाए हो सकता है। और जब दुश्मन थक चुका होता है, कंफ्यूज्ड होता है, आइसोलेटेड होता है, तब फिजिकल अटैक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाता है। सुन त्जू के लिए सबसे आइडियल विक्ट्री वो थी जिसमें दुश्मन खुद ये मान ले कि वो हार चुका है, क्योंकि जब दुश्मन अपने आप को ही वीक मान लेता है तब वो कभी रिकवर नहीं करता। फिजिकल डिफीट टेम्पररी होती है, मेंटल डिफीट परमानेंट होती है। सुन त्जू ने यह भी कहा कि हर जंग लड़ने लायक नहीं होती, कभी कभी रिट्रीट भी एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन रिट्रीट का मतलब हारना नहीं होता, रिट्रीट का मतलब होता है वक्त खरीदना। और वक्त पावर का सबसे डेंजरस वेपन होता है। जो वक्त को कंट्रोल कर लेता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। यहीं से सुन त्जू की फिलॉसफी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो आपको हीरो बनना नहीं सिखाता, वो आपको विनर बनना सिखाता है। और हीरो और विनर अक्सर एक ही इंसान नहीं होते। हिस्ट्री हीरोज को याद रखती है, लेकिन दुनिया विनर्स के रूल्स पर चलती है। और यही वजह है कि सुन त्जू को सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, बोर्ड रूम्स में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, पॉलिटिक्स में और इवन पर्सनल लाइफ में क्वाइटली फॉलो किया जाता है। लोग उसका नाम नहीं लेते, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स रोज यूज करते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हम सिर्फ सरफेस को टच कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि सुन त्जू ने कैसे फियर को वेपन बनाया, कैसे एनिमी को खुद से ही हारने पर मजबूर किया और कैसे साइलेंस को सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बनाया। सुन त्जू के लिए सबसे खतरनाक चीज गुस्सा नहीं थी, सबसे खतरनाक चीज थी इम्पेशेंस। वो मानता था कि जो इंसान जल्दी रिएक्ट करता है वो अपनी पोजीशन खुद एक्सपोज कर देता है। रिएक्शन एक सिग्नल होता है, और जो पहले सिग्नल देता है वो पहले पकड़ा जाता है। इसलिए सुन त्जू ने साइलेंस को एक वेपन बनाया। जब आप चुप रहते हो सामने वाला बोलता है, जब आप रुक जाते हो सामने वाला मूव करता है, और जब वो मूव करता है वो अपनी वीकनेस खुद दिखा देता है। सुन त्जू के लिए पेशेंस कोई पैसिव चीज नहीं थी, पेशेंस एक एक्टिव स्ट्रैटेजी थी। वो वेट करता था जब तक दुश्मन खुद थक न जाए। जब दुश्मन रिसोर्सेज वेस्ट कर दे, मोराल लूज कर दे, डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए, तब स्ट्राइक होती थी। इसलिए उसने कहा था कि बेस्ट जनरल वो होता है जो जंग जीतने से पहले ही दुश्मन को मेंटली हरा देता है। फिजिकल अटैक तो सिर्फ लास्ट स्टेप होता है। सुन त्जू इमोशंस को सबसे बड़ा लायबिलिटी मानता था। गुस्सा, बदला, ईगो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो लीडर को प्रेडिक्टेबल बना देती है, और जो प्रेडिक्टेबल है वो कंट्रोल हो सकता है। इसलिए वो कहता था कि अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके इमोशंस को ट्रिगर करो, लेकिन अगर आप खुद लीडर हो तो अपने इमोशंस को किसी भी हाल में एक्सपोज मत होने दो, क्योंकि जो अपने इमोशंस दिखा देता है वो अपने स्ट्रैटेजी भी दिखा देता है। सुन त्जू ने यह भी समझा कि हर वक्त स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी वीक दिखना ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप वीक दिखते हो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप सुन त्जू का फेवरेट वेपन था। वो कहता था कि अगर आप ओपोनेंट को गलत कॉन्फिडेंस दे दो तो वो खुद अपना डाउनफॉल प्लान कर लेता है। इसलिए सुन त्जू ने डिसेप्शन को सिर्फ झूठ तक लिमिट नहीं किया। डिसेप्शन का मतलब था इनकम्प्लीट ट्रूथ। कभी आप सच बोलते हो, कभी आधा सच, कभी बिल्कुल चुप, और ये मिक्स ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आप सीरियस हो या एक्टिंग कर रहे हो, और कंफ्यूजन से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, और स्लो डिसीजन मेकिंग जंग में मौत होती है। सुन त्जू के लिए टाइमिंग सब कुछ था।
राइट मूव रॉन्ग टाइम पर हो तो वो गलत हो जाता है, और रॉन्ग मूव राइट टाइम पर हो तो वो भी जीत दिला सकता है। इसलिए वो हमेशा सिचुएशन का टेम्परेचर फील करता था। वो देखता था कि कब लोग थके हुए हैं, कब इनसिक्योर है, कब डेस्परेट है। डेस्परेशन में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और वही सुन त्जू का एंट्री पॉइंट होता था। सुन त्जू ने यह भी कहा कि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती। जो लीडर हर जगह अपनी ताकत दिखाने निकल पड़ता है, वो अपने रिसोर्सेज खुद खत्म कर लेता है। कभी कभी पीछे हटना वीकनेस नहीं होता, बल्कि फ्यूचर जीत की इन्वेस्टमेंट होती है। वो मानता था कि जिंदगी एक लॉन्ग गेम है। जो शॉर्ट टर्म ईगो के लिए लॉन्ग टर्म पोजीशन खराब करता है, वो एंड में हमेशा हार जाता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है। जो कंपनीज हर ट्रेंड के पीछे भागती है, वो अपनी कोर स्ट्रेंथ लूज कर देती है। जो पॉलिटिशियंस हर इशू पर रिएक्शन देते हैं, वो अपनी अथॉरिटी डाइल्यूट कर देते हैं। सुन त्जू के लिए साइलेंस एक शील्ड था। कम बोलो, कम दिखो, कम रिएक्ट करो, पर जब मूव करो तो डिसाइसिव हो।